स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम दोनों आ गए हैं, मैं कृष्णा और ए रजनीश आज फिर से आप लोगों के सामने आ गए हैं। आज इस हरियाली भरे मौसम में हम दोनों जो हैं आ गए हैं, लेकिन आज का डिस्कशन मैथ पर नहीं होगा, आज का डिस्कशन होगा साइंस पर। और आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इस हरे भरे मौसम में कुछ बातें करना चाहूँगा। आप देखिए इस हरियाली भरे मौसम को, कितना सुहावना मौसम है। और इसमें इस सुहावने मौसम में हम दोनों आ पहुँचे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। और आज इस सुनहरे मौसम में हम दोनों जो है कुछ साइंस पर डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाला है। तो देखते रहिए यह साइंस का आज हम लोगों का बातचीत। तो सबसे पहले आप कुछ बताइए हमारे बच्चों को कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, बच्चे कैसे समझे प्रकाश को, कैसे डिफाइन करें। क्योंकि उनके एग्जाम में जब पूछा जाता है तो बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं कि वे प्रकाश के बारे में क्या बताएं। तो आप कुछ बताइए। देखिए, प्रकाश जो है वो सूर्य से निकलती है और सामान्यतः बहुत ही जगहों से निकलती है। जैसे हम लोग मानव निर्मित से जो है टॉर्च से, लाइट से, लैंप से, ये से निकलती है। और जो है प्रकृति की जो है वो है सूर्य से निकलती है। प्रकाश है एक तरंग है, वो सीधी रेखा में गमन करेगी। और ये सब आप लोगों को सोचना है कि प्रकाश क्या कर सकती है, प्रकाश है क्या। प्रकाश जो है आप ऐसे दिमाग में रखिए कि सूर्य से निकलती है प्रकाश, और प्रकाश सीधे रेखा में जाएगी और पृथ्वी पे जो है प्रकाश आती है और सभी वस्तुओं पे प्रकाश जो है पड़ती है। तो जो भी वस्तु अगर अपारदर्शक है तो उससे जो है वो टकराकर पीछे चली जाएगी और उसका जो है छाया बन जाएगा। और हमारे बच्चों को ये भी बताइए कि प्रकाश जो है दर्पण पर टकराने से क्या होता है, प्रकाश जब लेंस से टकराता है तब क्या होता है, प्रकाश जब प्रिज्म से टकराता है तब क्या होता है। ये सवाल भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके, तो थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर दीजिए लोगों से। प्रकाश जो है वो कभी भी दर्पण से टकराएगा तो परावर्तित होगा, और अगर श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बैगनी कलर विक्षेपित होती है और लाल जो रंग है वो सबसे कम विक्षेपित होती है। और साथ ही ये भी बताइए बच्चों को कि हम वस्तुओं को आखिर देख कैसे पाते हैं। प्रकाश हमारे समक्ष नहीं होता है तो हम वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं, जबकि हमारे पास 2 आँखें रहती हैं, फिर भी क्यों नहीं देख पाते हैं हम लोग। क्या यह आँखें पर्याप्त नहीं है किसी वस्तु को देखने के लिए? नहीं, जैसे है कि जो आँखें हैं वो हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो प्रकाश है वो किसी वस्तु से टकरा कर हमारे आँखों तक पहुँचती है, तभी जाके हम लोग देख पाते हैं किसी वस्तु को। और ऐसे ही अंधेरा हो जाने पे प्रकाश ही नहीं रहता है तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारे आँख तक पहुँचता ही नहीं। और यही कारण है कि हम लोग नहीं देख पाते हैं अंधेरे में। वहीं उजाले में सूर्य का प्रकाश रहता है तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये भी बताइए हमारे बच्चों को कि आखिर चंद्रमा जो होता है, क्या चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है? क्योंकि हम लोग रात में भी उस चंद्रमा को देख पाते हैं और देखते हैं कि उससे प्रकाश निकल रहा है। क्या यह चंद्रमा का ही प्रकाश है या किसी और का है? नहीं, देखिए बेसिकली जो है वो चंद्रमा के पास अपना जो है प्रकाश नहीं होता है। सूर्य जो है उसके पास प्रकाश होता है और उसका जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पहुंचता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पे आता है तो हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग वस्तु पे देखे हैं कि प्रकाश वस्तु पे पहुंचता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा है, जैसे प्रकाश आएगा और चंद्रमा पे पहुंचेगा और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँचेगा तो उसी उतना ही भाग को हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी पूरा चंद्रमा को देखते होंगे, कभी कभी आधा, कभी कटा हुआ देखते होंगे चंद्रमा को। ये उसी से होता है। जब प्रकाश जो है वो आएगा, चंद्रमा में पहुंचेगा और फिर हमारे आंखों तक आएगा। जितने भाग से परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आएगा उतना ही हम लोगों को चंद्रमा दिखेगा। चलिए हम इनसे पूछते हैं, आप हमारे फ्रेंड्स को बताइए कि श्वसन जो है वो किस प्रकार से होता है, श्वसन की क्रिया क्या है, बताइए। देखिए श्वसन जो है जीवों में
दो प्रकार से होता है, दो क्रियाओं का कह सकते हैं यह सम्मिलित रूप है। एक होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। श्वसन मूल रूप से दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, एक ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। इन दोनों क्रियाओं के बीच एक मानव में जो है एक विशेष क्रिया और होती है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को मिलाकर कहा जाता है श्वसन। या श्वसन का हम परिभाषा दे सकते हैं कि श्वसन जो है उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें हमारे नासिकाओं द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और पुनः उसी नासिका द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, और यह ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक पहुंचकर ऊर्जा का निर्माण करता है जिसको हम एटीपी ऊर्जा कहते हैं, और इसी ऊर्जा के कारण हम कोई भी काम कर पाते हैं और हम अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। तो श्वसन अगर देखा जाए जीवों में, तो विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार से श्वसन होता है। जैसे अगर मानव की बात की जाए तो मानव में प्रमुख श्वसन अंग जो है वो फेफड़ा है, लेकिन फेफड़ा तक श्वसन ऑक्सीजन पहुंचने से पहले उसके लिए भी कुछ माध्यम है, कुछ अंग है जो श्वसन में सहायता करते हैं। जैसे नासिका छिद्र है, नासिका में जैसे प्रवेश करता है, नासिका छिद्र के माध्यम से प्रवेश करता है। उसके बाद नासिका रंध्र होता है, नासिका वाहिनी होती है। तो ये हमारे नासिका में दो नासिका छिद्र होते हैं और इन्हीं नासिका छिद्रों के माध्यम से हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुंचता है। तो जैसे हमारे नासिका छिद्र से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, तो अंदर जाने के बाद यह जो है श्वास नली के माध्यम से हमारे फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा में जो है हमारी श्वास नली जो है वो श्वसनी में बढ़ जाती है। श्वसनी को हम कहते हैं ब्रोंकस, और ब्रोंकस में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन जो है पुनः श्वसनिकाओं में, ब्रोंकस जब बढ़ जाता है तो फिर ये पहुंच जाती है श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं में पहुंचने के बाद ये पहुंच जाती है कुपिकाओं में। कुपिकाएं जो होती है वो गुब्बारे जैसी एक रचना होती है जिनमें हवा भरी रहती है। तो इनमें जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो आप जानते हैं कि फेफड़े से जो है विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ जुड़ी होती है, और यही ऑक्सीजन जो है रक्त वाहिनियों के माध्यम से पहुंचता है हृदय में, और हृदय जो है पुनः पंप करता है शरीर में, और यह ऑक्सीजन जाके हमारे पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों के माध्यम से फैल जाता है। और जैसे ऑक्सीजन जाता है शरीर में हमारे रक्त कोशिकाओं तक, तो कोशिकाओं में पहुंचने के बाद वहां पर श्वसन की क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का विखंडन करता है, और विखंडन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होने से जल तो हमारे शरीर में पहले काम में लाया जाता है और जो बच जाता है उसको मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड का आखिर क्या होता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, एक रास्ते की जरूरत पड़ती है। फिर से आते हैं वहीं पर कि प्रत्येक कोशिका से हमारी रक्त वाहिनियाँ जो है जुड़ी हुई होती है, और फिर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका जो है कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है रक्त वाहिनी को। रक्त वाहिनी में पाया जाता है रक्त, और रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन है जो एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है चार ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। और यह ऑक्सीजन परिवहन इसी क्षमता के कारण हमारे शरीर में पूरा ऑक्सीजन पहुंच पाता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आखिर हीमोग्लोबिन से बाहर कैसे जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में पहुंचता है तो वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है पुनः रक्त वाहिनियों के माध्यम से पहुँच जाता है फिर से हमारे हृदय में, और हृदय भेजता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा के पास, और फेफड़ा से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः भेज दिया जाता है नासिका छिद्र के माध्यम से बाहर। और इस प्रकार मानव में जो है श्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। और मानव यदि लगातार श्वसन नहीं करे तो मानव में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। जब तक ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा तब तक मानव जीवित नहीं रह पाएगा। यही कारण है। और यह जो हमारा वक्षस्थल है, जो
फेफड़ा है वह जो जैसे हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे कुपिकाओं में बढ़ जाता है, कुपिकाएं जो है फूल जाती है, जैसे ही फूलेगी तो हमारा वक्षस्थल जो है ऊंचा दिखने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि श्वास लेने पर हमारा वक्षस्थल सीना जो है ऊंचा हो गया है। और जैसे ही श्वास छोड़ते हैं तो वह कुपिकाएं जो है पुनः जो है पिचक जाती है और हम कहते हैं कि वक्षस्थल जो है पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। इसलिए सांस लेने पर जो है हमारा वक्षस्थल जो है थोड़ा फूल जाता है। आज के लिए बस इतना ही, डिस्कशन आज का यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, ये साइंस का जो डिस्कशन हुआ हम दोनों के बीच ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी होड़ के साथ। आज के लिए बस धन्यवाद।